हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और आज है मेरे साथ डॉक्टर भागवत देवांगन, जिनका अभी नीट पीजी 2023 में ऑल इंडिया रैंक आया है 5702 और मार्क्स थे 567, जो कि बहुत अच्छा इनका मार्क्स था। और उनके लिए सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस और मैं इनका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। तो अपन शुरू से शुरू करते हैं, स्कूल के टाइम से शुरू करते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। मेरी स्कूलिंग 8th तक सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी। उसके बाद मैं 8th से 12th तक अपने ही गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। दोनों स्कूल्स हिंदी मीडियम के स्कूल्स थे। मैंने हिंदी माध्यम में ही अपनी पूरी पढ़ाई करी है 12th तक की। तो जैसा कि आप बता रहे हो कि मतलब हिंदी मीडियम स्कूल था और यहीं आसपास का स्कूल था, तो वहाँ पे पढ़ाई कैसी होती थी? मतलब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती थी, और अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी तो फिर आप कैसे पढ़ते थे? अब गवर्नमेंट स्कूल था, स्टेट बोर्ड था, तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी। पर फिर भी यहाँ के कुछ जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे थे, जिनके पास मैं ट्यूशन जाता था और वहीं से ही पढ़ता था। और स्कूल में आके उसको अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करता था, बताता था। तो इस वजह से मेरी जो टीचिंग स्किल्स भी है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। मेरे को वहाँ से पढ़ाना अच्छा लगता था और बस ये ऐसे ही करते करते हम 12th पास कर गए। 12th में आपका कितना परसेंट आया था? मतलब कैसा परफॉर्मेंस था एग्ज़ाम में? 12th में मेरा 91% था, जो कि सीजी बोर्ड में उतना आ जाता है। तो फिर आपने नीट प्रिपेयर करने का, मतलब जो अपना पीएमटी या फिर नीट बोल सकते हैं, उसके बारे में कब सोचा कि ये एग्ज़ाम देना है और फिर एमबीबीएस करना है? कब पहली बार सोचा? पहले से ऐसा था कि डॉक्टर बनना है, मुझे पता था, पर कैसे बनते हैं, क्या पढ़ के बनते हैं, ये मेरे को नहीं पता था। तो जिस साल 2014 की बात है, जब मैं 12th पास आउट हुआ था, तो उसी वक्त ही हमारा जो बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है वो दुर्ग से स्प्लिट होकर नया बना था। वहाँ के कलेक्टर ने जिनका अच्छे नंबर आए थे उनको क्रैश कोर्स में उनको भेजा था। तो मुझे जब मैं क्रैश कोर्स में गया तब जाके वहाँ पता चला मेरे को कि हमको पीएमटी दिलाना पड़ता है एमबीबीएस करने के लिए। क्रैश कोर्स में मुझे अमरेश सर मिले, अमरेश शर्मा सर। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या पढ़ना है नीट के लिए या सीजीपीएमटी के लिए। उसके बाद मैंने वहीं से ही, क्रैश कोर्स में तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर मैंने वहीं से अपना फ़र्स्ट ड्रॉप ले लिया था। और फिर जब फर्स्ट ड्रॉप लिए तो फिर आपकी पढ़ाई कैसी थी फर्स्ट ड्रॉप में? और फर्स्ट ड्रॉप के बाद जब एग्ज़ाम दिया नीट का, सीजीपीएमटी का, क्योंकि उस साल दोनों एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर आपका रिज़ल्ट कैसा रहा था उस टाइम पे? फर्स्ट ड्रॉप में मैं वहीं हॉस्टल में रहता था उनके, और अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाया। फर्स्ट ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि एक्चुअली उस एग्ज़ाम में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई थी। मैं अपना ओरिजिनल आईडी लेके नहीं गया था, तो एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिए मेरे को फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था, पर इसके बाद बहुत बुरा लगा मेरे को, क्योंकि आप फेल हुए हो अलग बात है, मैं एब्सेंट था उस एग्ज़ाम में। मुझे एग्ज़ाम में इसलिए बैठने नहीं दिया गया था क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट आईडी थी, अपनी प्रिंटेड आईडी। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि जब भी एग्ज़ाम दिलाने जाएं ओरिजिनल आईडी साथ में रखें, और जो एडमिट कार्ड के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उसको अच्छे से पढ़ें और उसको फॉलो करें। तो फिर जब फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस था कि गिव अप करना है, मतलब कि अब कुछ और करना है, बीएससी वगैरह करना है, या फिर से ड्रॉप वगैरह लेना है, आगे पढ़ाई करनी, फिर से प्रिपेयर करना है, ऐसा करें? फर्स्ट ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर सेकंड जो शिफ्ट में मैं एग्ज़ाम दिलाया था उसमें काफ़ी अच्छे नंबर थे मेरे। तो मैं ऐसा नहीं सोचा स्ट्रीम चेंज करने का, पर मैं ये क्लियर कर लिया था कि अब सीजीपीएमटी में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि सीजीपीएमटी ऑलमोस्ट क्रैक हो चुका था। तो मैंने सेकंड ड्रॉप मैंने एपेक्स क्लासेस से लिया। वहाँ महेश्वरी सर और विनय सर मेरे मेंटर थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। और उस साल मैंने सिर्फ एआईपीएमटी के लिए पढ़ाई करी थी। सेकंड ड्रॉप में मैंने एआईपीएमटी पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि एआईपीएमटी से एडमिशन लेने के बाद आपको रूरल बॉन्ड 2 साल का नहीं करना पड़ता है।
जो मैंने सोच लिया था कि अगर हम 1 साल और दे रहे हैं इस प्रिपरेशन को तो हम अच्छे से अच्छे ऑल इंडिया से सीट उठाएंगे। पूछ लीजिए बॉन्ड के बारे में सर से। तो लोग आज भी भुगत रहे हैं, बहुत सारे लोग। सेकंड ड्रॉप में फिर आपका रिज़ल्ट क्या रहा? CGPMT उतना फोकस नहीं थे, लेकिन उसका भी बता देना कि कितना रिज़ल्ट आया, और फिर ऑल इन AIPMT में फिर क्या रिज़ल्ट रहा? मेरा ऑल इंडिया PMT में 2700 समथिंग कुछ रैंक था और 536 नंबर थे। CGPMT में स्टेट रैंक 27th था। तो फिर अब अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब श्योर था कि सीट मिल जाएगी। फिर काउंसलिंग से आप काउंसलिंग में कैसे डिसाइड किया कि यहाँ यहीं का कॉलेज उठाना है? क्या आपको बाहर के कॉलेज का एक आध मिल रहा था? एक आध बाहर के कॉलेजेस भी मिल रहे थे मेरे को, जैसे नागपुर वगैरह का GMC वगैरह मिल रहा था। पर जैसे मेरे को पहले से ही पता था कि MBBS के बाद पोस्ट MBBS एक रूरल बॉन्ड जो है वो बहुत वाइटल फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण से मैंने नागपुर ना चुन के अपना JNM चूज़ किया है। उसके बाद वहीं से पूरा MBBS की पढ़ाई करी है। तो फिर अब ठीक है, एडमिशन जब हो गया था, अभी कॉलेज जाने में थोड़ा सा टाइम था, तो वो फेज़ क्या रहता है? क्योंकि सबको अच्छा लगते रहता है, तो उस टाइम कैसा लग रहा था? मैं तो खुश था और घर में भी सब लोग खुश थे। सब बधाई दे रहे थे कि हो गया है। अब बस ऐसा कंसेप्शन है कि बस MBBS में घुस जाओ तो आप डॉक्टर बन जाते हो, पर पता चलेगा आपको, अभी बातें होंगी। तो एक्साइटेड था मैं और थोड़ा सा डरा हुआ भी था। जैसा मैंने सुन रखा था कि मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह होती है और वहाँ जो भी चीज़ होता है उसके बारे में मैंने सुना हुआ था, तो थोड़ा सा डरा हुआ था। थोड़ा लग रहा था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा वहाँ जाके। और फिर जब एक्चुअल में वहाँ पहुँचे, जब एडमिशन हुआ, शुरू का जो फेज़ थोड़ा सा था, वो कैसा था? जैसा सुन रखे थे वो वैसा ही था, अलग नहीं था कुछ भी, पर ठीक था, अच्छा था। कुछ समय बाद उन सारी चीज़ों में आप कंफर्टेबल हो गए थे और उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करता था वो सारा चीज़। ज़रूरी है ये MBBS के लिए, MBBS के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, ये वाला जो फेज़ है, रैगिंग वाला जो फेज़ है, इंटरेक्शन, सीनियर से जो इंटरेक्शन, वो वाला बहुत ज़रूरी होता है। इन चीज़ों को अब हम मिस करते हैं अभी। ये तो हो गया शुरू का। फिर जब पढ़ाई शुरू की वहाँ पे जाके, तो आप जैसे बोले, बहुत सारे लोगों का कमेंट में क्वेश्चन रहता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमको वहाँ पे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया ही था, लेकिन सिर्फ एक आदमी के बोलने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या हिंदी मीडियम से होने से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती थी आपको, और क्या जब पढ़ाते थे टीचर उसके ऊपर कुछ रहता था, या फिर एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम के होने से कोई प्रॉब्लम होती है, और ये अगर प्रॉब्लम होती है तो कब तक होती है ये, और फिर कब आप उसको, मतलब आप नॉर्मल हो गए, बढ़िया हो गया? हिंदी मीडियम से आने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो लिखा हुआ रहता है वो थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। कभी कभी लेक्चर्स जो हैं, कभी कभी लेक्चर्स ही समझ में नहीं आते। सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, पर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ब्लाइंड कर देता है वहाँ पे। तो उन सब को थोड़ा सा आप उस पर वर्क करेंगे और थोड़ा सा उस पर मेहनत लगेगा आपको। 3-4 जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के बाद PCT जिसको हम PCT बोलते हैं, उसके बाद फिर आपको कंफर्टेबल हो जाएंगे। पर एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा लिखने में, थोड़ा सेंटेंस फॉर्मिंग करने में, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आपको। पर ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि इस बेस पे हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दें। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और करते जाना है वर्क इस पे। इवेंचुअली फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक बार फर्स्ट ईयर का मेन एग्ज़ाम दिला दो तो आपको समझ में आ जाता है कि कैसे प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वाइवा में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, पर सामने वाला भी समझता है, जो टीचर्स हैं सपोर्टिव रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोलो तभी कुछ हो पाएगा, ऐसा नहीं रहता। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत कोई ब्लंडर ना करो वाइवा में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपका पूरा MBBS कैसा रहा? मतलब आप साल भर पढ़ाई करते थे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डॉक्टर सौरभ मौर्य से बात की, उन्होंने बताया कि साल भर वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे, स्टैंडर्ड बुक वगैरह रेफ़र करते थे कुछ सब्जेक्ट्स का हर साल, और तो ये उनका रहता था। तो आप कैसे पढ़ाई करते थे और
जो मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स रहते थे उसमें आपका रिज़ल्ट कैसा रहता था? साल भर तो मैं नहीं पढ़ता था, एग्ज़ाम जैसे ही पास आते थे पढ़ना शुरू करते थे। और स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं पढ़ी है। मैं हर्ष मोहन और शंभुलिंगम, नागोबा, ये सारे बुक्स पढ़ा हूँ। तो स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ा हूँ और साल भर भी उतना ज़्यादा, पर क्लास में अटेंटिव रहता था, क्लास में सुन लेता था टीचर्स की बात थोड़ी बहुत। और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि साल भर मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ या जैसा भी है। पर एट द एंड जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है तो फिर सीरियस होके हम पढ़ना शुरू करते थे। और जो रिज़ल्ट है वो नॉर्मल ही रहता था, एवरेज रहता था। 65 से 70 के बीच में मेरा परसेंटेज रहता था। सारा ही साल कंसिस्टेंट था ये, कोई साल ऐसा कम या ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भले ही आखिरी में पढ़ता था पर ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें मेरा बैक वैक लग गया हो। जैसे तैसे हो जाता था, कुछ ना कुछ हम कर लेते थे। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट लिए थे लास्ट ईयर नीट पीजी का, तो फिर आपने उसके लिए कितनी पढ़ाई करी थी और उसमें आपका क्या रिज़ल्ट था? मैंने नीट पीजी का फर्स्ट अटैम्प्ट मई में दिया था, मई 2022 में। तो उस समय तो कुछ इनसाइट था नहीं कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसा रहता है। मैंने इंटर्नशिप भर भी डैम्स ले रखा था, नोट्स वगैरह बना रखे थे, पर उतना मैंने फोकस नहीं किया था। इंटर्नशिप में मैंने थोड़ी मस्ती करी थी और अपने स्किल्स पे ध्यान दिया था। और क्या होता है कि इंटर्नशिप के टाइम आपको पता चलता है कि अब एमबीबीएस ख़त्म होने वाला है, तो कोई कभी पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें मन नहीं लगता था कि दोस्त जा रहे हैं यार, सब ख़त्म हो जा रहा है। तो इसलिए, और मुझे पता था कि मेरा रूरल बॉन्ड नहीं है, तो ये श्योर था कि मैं 1 साल पढ़ूँगा। मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था, तो इसलिए मैंने इंटर्नशिप में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो फिर पहले अटेम्प्ट में मेरा रैंक 1,32,399 था और 209 नंबर थे। सोच लिया था आगे पढ़ना है तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था, अपन 1 साल ड्रॉप लेने का सोच रहे थे। और INICET में मेरा रैंक ही नहीं आया था, पता नहीं, क्वालीफाई नहीं किया था मैं। ठीक है, ये तो था फर्स्ट अटेम्प्ट का। अब जब आप मेन अच्छे से तैयारी शुरू किए, कब, मेरे ख्याल से जून के आसपास सब बता रहे थे, तो फिर आप जब शुरू किए नीट के प्रिपरेशन अच्छे से, तो फिर आपने स्टार्ट कहाँ से किया एक तरह से? और जब आप स्टार्ट हम करते हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे पास ये रहता है कि हम किस चीज़ से पढ़ें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, मैरो, प्रेपलेडर, सेरिबेलम, ये सारे हैं। ऑफलाइन में भी बहुत सारे हैं। तो फिर आप कैसे उसमें से चूज़ किए कि मेरे को ये पढ़ना है, ये करके? जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से हेल्प ली जो पहले से पढ़ रहे थे। सौरभ मौर्य से मैं बहुत टच में रहता था। प्रिंस अग्रवाल, उससे मैं टच में रहता था। वो लोग मेरे को गाइड करते थे कि इस चीज़ से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इतने समय में कंप्लीट करना है। टारगेट्स वगैरह जो है अपन डिस्कस करते थे। पर मटेरियल्स की बात करूं तो पर्सनली मेरे को मैरो बहुत वास्ट लगता था। और मैं ये सोच के, मतलब मुझे भी यही बताया गया था सीनियर्स और दोस्तों से कि हम लास्ट के 1 महीना जो पढ़ सकते हैं हम उसी को ही साल भर पढ़ेंगे। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैरो मेरे लिए बहुत वास्ट हो जाएगा और मैं उसको लास्ट तक पढ़ नहीं पाऊँगा पूरी तरीके से, और लास्ट में उसको रिवाइज़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं मैरो से थोड़ा अलग हो गया था। मैंने प्रेप से पढ़ना स्टार्ट किया और कुछ सब्जेक्ट्स के मेरे जो डैम्स के नोट्स थे तो मैंने उसको यूज़ किया। डैम्स और प्रेप का एक मिक्सचर है। और मैंने सर्जरी, मैरो से सिर्फ मैंने सर्जरी पढ़ी है। एनाटमी मैंने अश्वनी सर से पढ़ा हुआ था। और फिजियोलॉजी प्रेप का मुझे पसंद नहीं आया पर्सनली मैं बोलूँ तो फिजियोलॉजी थोड़ा छूट गया था मेरे से। बायोकेमिस्ट्री मैंने प्रेप लैडर से पढ़ा है। उसके बाद पैथो, माइक्रो और अपना फार्मा, ये गोविंद राय गर्ग, मतलब जो प्रेप के जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ा था। स्पर्श गुप्ता से पैथोलॉजी पढ़ा था। और फॉरेंसिक तो प्रेप से ही पढ़ा था। उसके बाद जो PSM है वो भी मेरे को उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा प्रेप लैडर का, तो मैं बाद में फिर जैनब मैम की तरफ स्विच कर गया PSM के लिए।
ऑप्थेल ईएनटी के लिए मैंने सोच रखा था कि इसको मैरो से नहीं करूँगा मैं, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट है। तो ऑप्थेल को मैंने डैम्स के नोट से पढ़ा था सौरभ सर से, और ईएनटी को मैंने प्रेप से पढ़ लिया था। ईएनटी उतना बड़ा भी नहीं है, तो इसलिए मैं मैरो से थोड़ा कट के रहता था कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेडिसिन मैंने डैम से पढ़ा था, और सर्जरी के लिए मैरो फॉलो किया था, लेफ्ट हैंडेड सर्जन। और ऑब्स गाइनी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ऑब्स गाइनी, उसको मैंने दीप्ति मैम के नोट से पढ़ा था, जो मैंने कोरोना के टाइम अपने नोट्स जो हाथ से ही बनाए थे उससे पढ़ा था। और पीडिया वगैरह जो है उतना ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो मेडिसिन में ही ना कवर हो जाता था। पीडिया के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो बायोकेमिस्ट्री में भी कवर होंगे, जेनेटिक्स वगैरह के पार्ट पैथो में कवर होंगे, और कुछ कुछ तो मेडिसिन से ही कवर हो जाते हैं। और सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स को मैंने जैनब मैम से पढ़ा था और प्रेप से पढ़ा था। तो फिर ठीक है, आपने मटेरियल डिसाइड कर लिया है, फिर आपका कुछ ऐसे टारगेट सेट किए थे कि मेरे को इतने दिन के अंदर मेरे को फर्स्ट रीड कंप्लीट करना है? फिर जैसे आप जून जुलाई से स्टार्ट किए थे, तो फिर नवंबर में INICET का एग्ज़ाम था, तब तक का कुछ टारगेट सेट किए थे आप ऐसा? मैंने जून मिड से पढ़ना शुरू किया था, और अपना जो पहला रीडिंग था वीडियो के साथ, जो मेन नोट्स प्रिंटेड नोट्स जो आए थे, मैंने उसको मिड सितंबर तक कंप्लीट कर लिया था। और मैंने ये टारगेट बनाया था कि जो INICET हो रहा है नवंबर में, तब तक मैं कम से कम 2 से 3 बार मैं पढ़ सकूं। मैंने अपनी फ़र्स्ट रीडिंग थोड़ी स्पीड से ही करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि फ़र्स्ट रीडिंग से कुछ होगा नहीं, और मैं चाहता था कि एक बार रीडिंग करके उसको बार बार पढूं। तो इसीलिए फ़र्स्ट रीडिंग को मैंने बहुत फास्ट किया, फिर जल्दी जल्दी सेकेंड और थर्ड रीडिंग किया नवंबर तक। एम्स नवंबर तक मेरा एक लगभग सारे सब्जेक्ट्स हो चुके थे, लगभग दूसरी बार ख़त्म करने वाला था मैं, पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि जो मई वाला अटेम्प्ट है वो मैंने ज़्यादा अच्छे से दिया नहीं था। तो एज सच मेरे को उतना ज़्यादा, ये पढ़ के मेरा पहला अटेम्प्ट था। तो बोल सकते हैं कि नवंबर INICET मेरा सीरियस अटेम्प्ट था, वो उसमें मैं क्वालिफाई कर गया था, 7000 मेरा रैंक आया था। तो इससे मेरे को पता चला कि मैं सही पाथ में हूँ, सही मटेरियल पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। अब ये रहता है कि जब आप ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में टेस्ट देना ही चाहिए जी। तो ग्रैंड टेस्ट वगैरह आप कैसे देते थे? अपना एक्सपीरियंस बताओ। मैंने सितंबर से अपना फर्स्ट रीडिंग के बाद सितंबर से ग्रैंड टेस्ट देना शुरू किया था, और टेस्ट देने के लिए मैं भिलाई में अपना एक PG लेके रहता था। टेस्ट दिलाने के लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। मैं चाहता था कि मैं उसी इन्वायरमेंट में टेस्ट दिलाऊं, तो मैं उसी टाइम पे लाइब्रेरी जाता था, वैसे ही सिचुएशन में टेस्ट दिलाता था। एक वाटर बॉटल रखता था, कोई पेन पेपर नहीं रखता था, जैसा नीट में कोई पेन पेपर नहीं देते थे। तो मैं चाहता था कि इसको रियल एग्ज़ाम की तरह दूं, नर्वसनेस एक्साइटमेंट वगैरह को फ़ील करूं, इसलिए मैं बीच में सबके बीच में ही लाइब्रेरी में टेस्ट दिलाता था। इसका मेरे को फ़ायदा भी हुआ है कि जब मेन एग्ज़ाम आया था तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं टेस्ट ही दिला रहा हूँ, उतना ज़्यादा नर्वसनेस नहीं था, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी मेरे को। तो फिर ठीक है, आप टेस्ट दिलाने के लिए अपने अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे, फिर टेस्ट दिलाने के बाद आप के जितने भी सही क्वेश्चन या फिर गलत क्वेश्चन रहते थे उसको आप कैसे रिव्यू करते थे? शुरू के 1-2 टेस्ट को तो मैंने रिव्यू ही नहीं किया था, क्योंकि उस समय तक मेरे को पता नहीं था कि रिव्यू का क्या इम्पोर्टेंस है। पर पूरे जर्नी में आपका जो टेस्ट दिलाते हो उसको रिव्यू करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और अपना अपना तरीका होता है रिव्यू करने का। मेरा ऐसा तरीका था कि मैं टेस्ट दिला दिया था, जिस दिन टेस्ट दिलाता था तो उस दिन मैं कुछ नहीं करता था, उस दिन थोड़ा आराम करता था, और वो मेरा ब्रेक टाइम होता था। तो उसके अगले दिन मैं फिर रिव्यू करना शुरू करता था। रिव्यू भी मैरो का जो इंटरफेस है, मैं मैरो का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। मैरो का इंटरफेस जो है वो काफ़ी अच्छा था, उसमें सब्जेक्ट वाइज हम रिव्यू कर सकते थे, और अपना वीकर सेक्शन को भी अच्छे से पॉइंट आउट करता था मैरो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। जो वेब बनाता था वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, और आपका जो रैंक वगैरह मैंने कभी नहीं देखा, मैं अपने परसेंटाइल पे ही फोकस करता था कि क्या है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन से सब्जेक्ट्स में सिली मिस्टेक्स हो रहे थे। तो रिव्यू करने के लिए मैंने एक छोटी कॉपी बनाई थी, जिसमें जितने भी मेरे गलत क्वेश्चंस रहते थे, गलत आंसर्स रहते थे, उसको मैं एक कॉपी पे नोट करता था। और इसका यूज़ तब करता था जैसे
मेरे को नेक्स्ट टेस्ट दिलाना है, तो मैं उससे पहले अपनी सारी गलतियों को एक बार देख लेता था, घुमा लेता था जल्दी जल्दी में। तो वो क्या है, दोबारा वो गलती होती नहीं थी मेरे से। इस नोटबुक से फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो सिली मिस्टेक्स थे वो धीरे धीरे कम होते गए। इस नोटबुक में करीब 15 से 17 टेस्ट थे जिनको मैंने एनालाइज़ किया था, और ये नोटबुक लास्ट के दिनों में बहुत हेल्प किया। और इस नोटबुक से आए भी थे बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम नोटबुक मांग सकते हैं इनसे स्पेशली 15 से 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। जैसे जो फॉरेंसिक का जो इन सीज़न वाला जो रॉकेटांस्की वगैरह वो सब आया हुआ था इसमें। तो फिर टेस्ट में आपका रिज़ल्ट कैसा रहता था? जैसे डॉक्टर सौरभ मौर्य से मैंने बात की थी, उन्होंने बता रहे थे कि शुरू में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन काफ़ी टाइम तक एक प्लेटियो फेज़ आ जाता है, फिर आप बाद में इम्प्रूव करते हैं। तो आपके साथ क्या हो रहा था, कैसा आ रहा था? मेरा पहला टेस्ट तो काफ़ी ख़राब था, मैंने उतना सीरियसली दिया नहीं था। पर जैसे जैसे मैंने अपनी वो जो कॉपी और टेस्ट को रिव्यू करना शुरू किया तो मेरे नंबर्स बढ़ते गए। फिर एक समय आता था जब डिप हो जाता है आपका नंबर, फिर से आप अपने गलतियों पे ध्यान दोगे ना तो वो फिर से बढ़ने लगता है नंबर। ये एक प्रोसेस है और ये ऐसा ही चलता है। पर आप 120 जब क्वेश्चन सही करने लग जाते हो तो उसके बाद एक आता है कि आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना है, कैसे नंबर बढ़ेगा आपको। पर उस टाइम पे अगर आप कंसिस्टेंट रहें और जो टेस्ट हैं उसको अच्छे से रिव्यू करते रहें और अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें बजाय कि किसका नंबर कितना आ रहा है उस पर, तो वो काफ़ी आपको बूस्ट करेगा। और मैं अपने सारे दोस्तों के कांटेक्ट में रहता था जो तैयारी कर रहे थे, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस और मिस्टेक्स शेयर करते थे मेरे से, तो पता चलता रहता था कि कैसा अपने को करना है, कैसा आगे अप्रोच करना है। और एक बार आप फिर वो 120 वाला जब क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आपको सारे एरियाज़ पता रहते हैं कि कौन से एरिया से क्या क्वेश्चन आने वाला है, सारे टॉपिक्स पता रहते हैं किस पे ध्यान देना है, या टेस्ट के पहले कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है, ये सारे पता चल जाते हैं ना। तो सिली मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं इस फेज़ के बाद। आपको वही है, अगर आपको आगे लेके जाना है 120 से 130 से आगे लेके जाना है तो आपको फिर सिली मिस्टेक्स कम करने पड़ेंगे। तो फिर ये तो हो गया आपका साल भर आपने कैसे पढ़ाई की, INICET में कैसे एग्ज़ाम दिया, टेस्ट में कैसे आप वो करते थे। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिरी का जो रिवीजन रहता है, आखिरी का 1 महीना बोल दिया जाए। जैसे हमारा एग्ज़ाम था मार्च में, तो फरवरी का मंथ में आपने कैसे रिवाइज़ किया, वो कैसे करते थे? मैंने सोच रखा था कि मेरे को लास्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले से ही डिसाइडेड था कि मैंने कोई एक्स्ट्रा रैपिड रिवीजन का नोट्स वगैरह ऐड नहीं किया अपने तैयारी में। और मैं जो पढ़ रहा था, जो मेन नोट्स ही पढ़ रहा था, मैं उसी से ही रिवीजन करता था। बस मैंने स्पीड बढ़ाई अपनी ताकि उसको कम समय में मैं ख़त्म कर सकूं। और जो टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उनका मैंने छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे जिसको समय समय पे मैं घुमाता रहता था। तो वो नया नहीं था मेरे लिए उस समय में, और उसको याद लगभग हो चुका था, मेरे को सारी चीज़ें याद हो चुकी थी। नवंबर INICET तक मैंने 2 रिवीज़न कंप्लीट कर रखे थे। मैं सोच रहा था कि 3 रिवीज़न और कर लूँगा क्योंकि मेरे पास समय ही समय था रिवीज़न करने के लिए। जब मेरा प्लेटू फेज़ आया था समथिंग दिसंबर जनवरी में, जब मेरे नंबर्स नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने ज़ैनब मैम से सुन रखा था कि एक ही दिन में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट करने हैं, एक सेशन में डिवाइड करना है अपने दिन को, और टाइम वाइज 3 से 4 घंटा एक सब्जेक्ट, 3 से 4 घंटा एक सब्जेक्ट, 3 से 4 घंटा एक सब्जेक्ट। तो दिन भर में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, दिन को डिवाइड करता था और 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलता था। इससे क्या हुआ कि मैं सारे सब्जेक्ट्स मेरे टेबल में रहते थे, किसी भी चीज़ को भूलता नहीं था। सब्जेक्ट पीछे जो रह जाते हैं, जो भूल जाते हैं, वो चीज़ें बहुत कम हुई। उसके बाद से मेरे नंबर इम्प्रूव होने लग गए। और फिर जनवरी फरवरी में मैं ये चीज़ों को फास्ट करने लग गया। जैसे जैसे पास आता गया मैं इसको रोटेट जल्दी करने लग गया। और अभी तो पता ही नहीं चला कि कब एग्ज़ाम डेट आ गया है और एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर जैसे लास्ट के जब 15 दिन बचे थे तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। बस मैं जो पढ़ रहा था उसको ही जल्दी में बार रोटेट किया, एज सच और कुछ अलग से
जो नोट्स वगैरह है ऐड वगैरह नहीं किया। तो फिर आप जब ड्रॉप लिए थे तो क्या आप कहीं पे जॉब वगैरह ज्वाइन किए थे? नहीं नहीं, मैं सोच रखा था कि मेरे को सिर्फ पढ़ना है, मैंने कहीं जॉब वगैरह नहीं ज्वाइन किया। तो फिर आपके पास पूरा दिन भर का टाइम रहता था, तो फिर आप उसमें कैसे अपना रूटीन बनाए थे और कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे? क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हमारे पास पूरा टाइम होता है ना तो हम बोर होने लग जाते हैं, ऐसा लगने लग जाता है अरे यार कितना ही पढ़ें करके। तो फिर उस टाइम पे कैसा रूटीन था? शुरू में तो काफ़ी मुश्किल हुआ मेरे लिए, क्योंकि जस्ट इंटर्नशिप ख़त्म हुआ था, सारे दोस्त छूट गए थे, मेरे को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना था, अकेला था, सारे दोस्त अपने रूरल सर्विस पे बॉन्ड पे बिज़ी हो रखे थे, तो मैं अकेला ही था। मैंने जैसा भी है पढ़ना शुरू किया, तो मैं क्या करता था कि जो चीज़ मैं दिन भर पढ़ा हूँ उसको अगले दिन की सुबह 2-3 घंटे रिवाइज़ कर लेता था, क्योंकि ये चीज़ सीनियर्स ने भी बता रखी थी कि हम भूलते बहुत जल्दी हैं, जैसे नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ ना हो मेरे साथ करके मैंने जितना भी पढ़ता था उसको रिवाइज़ कर लेता। दोपहर में 1 घंटा नैप ले लेता था, और शाम को कभी चाय पीने चले गए, वॉक पे निकल गए, या गाना सुन लिए, या कभी कभी बहुत ज़्यादा जब थकान हो जाती थी तो मूवी वगैरह देख लेता था। दिन भर पढ़ते ही रहता था। फ्री टाइम है या कहीं घूमने चले गए, वो सारे चीज़ों को मैंने बंद कर रखा था। थोड़ा दोस्तों से मिलना वगैरह भी कम कर दिया था, और जितना भी मेरे को समय मिला मैं उस समय को सिर्फ पढ़ाई में लगाया था। ज़्यादा रात तक मैं नहीं पढ़ता था, 1-2 बजे तक सो जाता था, और सुबह भी 7 बजे तक उठ जाता था। ऐसा स्ट्रेच नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, तो अपने आप को अपने पे हाश नहीं हुआ था, जैसा चल रहा था वैसा स्मूथली चलने दे रहा था। तो फिर जब एग्ज़ाम के दिन कैसा लग रहा था आपको? मतलब ज़्यादातर लोग तो थोड़ा नर्वस ही रहते हैं, और तो उस टाइम पे क्या आपको फ़ील हो रहा था एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम से जस्ट पहले और एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हुए थे तब कैसा लग रहा था? एग्ज़ाम वाले दिन, जैसा मैं हर एग्ज़ाम में करता हूँ, पिताजी को बुला लिया था अपने साथ, और एग्ज़ाम की पहली रात मुझे नींद ही नहीं आई, मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया था। टेंशन उतना ज़्यादा नहीं था, पर दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता था। जाहिर सी बात है, अगले दिन आपका बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपने 8 महीने तैयारी करी है, तो दिमाग को मैं शांत नहीं कर पाया था। और ये बहुत नॉर्मल है, कॉमन सी बात है कि आपका इतना बड़ा एग्ज़ाम है तो आप सो नहीं पाएंगे। और ये अच्छी बात हुई मेरे साथ कि मैंने पूरे हफ्ते अच्छे से नींद ली थी, और सिर्फ उसी दिन जो है मेरे को नींद नहीं आई थी, तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मतलब उसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में दिखा नहीं मेरे को। ज़्यादा थका नहीं था मैं उस दिन, और सुबह उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं था, पर जैसे भी अपना कॉफ़ी वगैरह पी के एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचे, और एग्ज़ाम हॉल में मेरे जस्ट बगल में ही दीक्षांत सर बैठे थे। 3-4 दिन पहले ही मैंने दीक्षांत सर से मुलाकात हुई थी, और देखो यहाँ भी सीनियर काम आ गया। डिसाइड किए थे, हम बात कर रहे थे कि क्या करना है, पर ऐसा कुछ किए नहीं हम, और सारा चीज़ अच्छा था। तो फिर एग्ज़ाम से जस्ट जब बाहर निकले तो फिर कैसा लग रहा था अपने अंदर से कि एग्ज़ाम अच्छा गया है कि ठीक नहीं गया है? क्योंकि अंदर से उस टाइम तो कुछ लगता ही है, तो उस टाइम कैसा लग रहा था? जैसे ही बाहर निकला तो मैं नम था, समझ में नहीं आ रहा थे कि क्या हुआ है अपने साथ वो 3 घंटे में। पर ये था कि कुछ क्वेश्चंस कंफर्म थे कि मैंने सही कर लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस कंफर्म थे कि मैंने गलत कर लिए, और कुछ में डाउट था। तो ना मैं ज़्यादा खुश था ना मैं ज़्यादा दुखी था, बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है वो। अब ऐसा था, 2-3 दिन बाद मैंने रिव्यू करना शुरू किया, तो 550 मार्क्स मैं कैलकुलेट कर रहा था, ±20-25। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था अपने लिए, 500-600 टच करूँगा सोच रहा था, पर ये नहीं हो पाया। 550 ±20-25 तक ही हो पाया था। इससे थोड़ा अब पता नहीं था कि कितना रैंक आएगा, तो ज़्यादा इस पे सोचने का कोई सेंस नहीं बना। तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो फिर शाम को आया था शायद रिज़ल्ट ना, तो फिर आपको पता कैसे चला रिज़ल्ट?
क्या कर रहे थे उस टाइम पे, और जब रिज़ल्ट देखे अपना तो फिर कैसा लगा? मेरे को नहीं पता चला कि रिज़ल्ट आ गया था। यहाँ भी दीक्षांत सर ने बताया कि रिज़ल्ट आ चुका है, अपना रिज़ल्ट देख। तो मैं डरते डरते रिज़ल्ट देखा, मम्मी कॉल पे थी, मैं रिज़ल्ट देख रहा था। फिर मेरा नंबर भी जितना मैं कैलकुलेट किया था उतना ही आया, 567 समथिंग कुछ था, 567। पर मैं जब रैंक देखा तो मेरे को शौक लगा। मैं इतना मतलब इस नंबर पे ये थोड़ा ज़्यादा रैंक था पिछले साल के हिसाब से। हमारा रैंक 2000-3000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पर ये थोड़ा ज़्यादा रैंक आ गया। नंबर ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था नंबर में, थोड़ा रैंक ज़्यादा आ गया था। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था अपने रिज़ल्ट को लेके। तो फिर जैसे लास्ट वीडियो में डॉक्टर सौरभ मौर्य भी बोल रहे थे कि वो भी उतना ज़्यादा एकदम जितना एक्सपेक्टेशन था उतना तो नहीं है, तो फिर वो तुरंत फिर सोचे कि 2 महीने बाद INICET का एग्ज़ाम है, उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो क्या आपका भी थॉट प्रोसेस वही था कि अब INICET के लिए प्रिपेयर करना है? जी, मैंने सोचा तो था कि INICET के लिए प्रिपेयर करना है, और मैं उसके लिए ट्राई कर भी रहा था। पर थोड़े दिन बाद जब रिज़ल्ट आया, फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की, सीनियर से बात किया, और घर आ गया था कुछ दिनों के लिए। फिर जब मैं INICET का पढ़ने के लिए जब गया तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था अच्छे से, और मैं बहुत ट्राई भी किया, हर टाइप का कोशिश किया हूँ कि मैं ऐसे पढूँ, लाइब्रेरी चले जाऊँ या किसी के साथ पढूँ, पर मेरे लिए वो थोड़ा हार्ड हो जा रहा था। पर जैसे तैसे टच में रहा, पर एज सच अप टू द मार्क मैं नहीं पढ़ पाया। जैसा मैंने नीट के लिए किया था, INICET के लिए मैं वैसा नहीं कर पाया। INICET मई में था तो अच्छा खासा गैप था, जो शायद इतना ज़्यादा गैप नहीं रहता तो और अच्छा कर सकता मैं उसमें। इस बार के INICET में 3200 रैंक था मेरा। इसमें भी कुछ मिलेगा नहीं मेरे को, जो मेडिसिन या रेडियो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये थी जर्नी जिसमें आपने 1,32,000 रैंक से ऑल इंडिया से सीधे सीधे 5,700 तक आए। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हो कि 5,700 जो रैंक है वो फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग था। तो आपको क्या लगता है कि आपसे इस जर्नी में इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन कुछ मिस्टेक भी हुए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से मिस्टेक्स थे जिनको अगर आप इम्प्रूव करते तो आपका रैंक या फिर मार्क्स थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था? गलतियाँ करनी तो हमने बहुत शुरू से ही शुरू कर दिया था। जैसे सेकेंड ईयर का जो इम्पोर्टेंस रहता है वो कभी समझ में आया ही नहीं। इससे पहले हम सेकेंड ईयर को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और उस समय हमारे पास काफ़ी समय रहता था। हमारे टाइम सेकेंड ईयर 1.5 ईयर का होता था। हाँ, 1.5 ईयर का होता था, तो उस समय काफ़ी समय रहता था। पर जो पैथो, फार्मा, माइक्रो का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है नीट के एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ हमको अभी समझ में आई, काश पहले पता होती तो पढ़ लेते। और उसके बाद एक और मैं फ़ील किया कि जब मैं सितंबर से टेस्ट दिलाना शुरू किया था, वो मेरे को जिस समय से मैं पढ़ना शुरू किया हूँ, जैसे लेट से जून से मैं पढ़ना शुरू किया हूँ, तो मेरे को जून से ही टेस्ट दिलाना शुरू करना था और उसको रिव्यू करना शुरू करना। जैसे मैंने शुरू के 2-3 टेस्ट छोड़ दिए थे बिना रिव्यू के, वो चीज़ मेरे को उस समय करनी ही थी। और कभी कभी ये होता था कि मैं यूट्यूब वगैरह में ऐसे वीडियोस देखता था जो थे, पर मतलब अच्छे थे, पर उनकी ज़रूरत नहीं थी। वो सारा चीज़ मेरे नोट्स में ही था, तो मैं उनको नोट्स से पढ़ने के बजाय वीडियो से पढ़ता था, जो एक टाइम के बाद, क्योंकि वीडियो को मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया। मैं जो रिवाइज़ करता था वो मेरा नोट्स ही था, तो मेरे को नोट्स से ही फेमिलियर होना चाहिए था, वीडियोस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था। ये था एक। और समय समय पे ब्रेक जो है मैं नहीं लेता था, इससे मैं बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता था। और फिर पढ़ाई कर भी रहे हो आप, टाइम भी दे रहे हो, आपकी सीटिंग भी है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे मुझे ब्रेक्स लेने थे ताकि मैं फिर से रिचार्ज हो सकूं, जो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जो मैं ब्रेक नहीं लेता था। आपको ब्रेक वगैरह लेना चाहिए। आप काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हो, काफ़ी लंबा समय तक पढ़ना है आपको, तो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये था जर्नी डॉक्टर भागवत देवांगन का, और उम्मीद करता हूँ इससे इस सारी चीज़ों को सुन के आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। जितने भी नीट पीजी एस्पिरेंट हैं उनको लगेगा कि वो सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो अगर आप सिर्फ एक का सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसलिए हम काफ़ी लोगों से बात करेंगे और लगेगा कि आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, आपको हेल्प मिल सकती है। तो
तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इनके इंस्टा आईडी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू भागवत हमारे साथ आने के जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष, मेरे को बुलाने के लिए, और बात करके अच्छा लगा आपसे। तो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, और अपने डाउट कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और टॉपर्स के साथ बात करेंगे।